Hello class, once again I am back with my new video for science class. Okay, today I will take the topic of first chapter, and this video is the last video for chapter 1. Okay, I have already taught all the points that are given in chapter 1. These are the topics which I have to discuss in this particular video. Okay, in last chapter I have taught you the threshing method, harvesting, and the different types of celebration related with the harvesting season. Okay, today I will discuss the last topic of production of crop, that is storage, and after that I will discuss some other topic. Okay, first is storage. So storage means क्या होता है? Storage means to keep something for longer time in safe zone so that it cannot get spoiled over the period of time. स्टोरेज में ये होता है कि जब हम किसी भी चीज को लंबे समय तक बचा के रखते हैं तो इसको हम स्टोरेज करते हैं. ठीक है, ऐसा रखते हैं कि वो जल्दी खराब ना हो. जो हमें एक बार फूड प्रोक्योर करते हैं या जो भी ग्रेन एक बार प्रोक्योर करते हैं हार्वेस्टिंग से, उनको हमें लंबे समय तक यूज करना होता है. सो वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट टू कीप दैट प्रोक्योर फूड safe for the longer time. ठीक है, so there are different types of method which we use to keep the stored food good in good condition. First one is dry up them before storing. पहला कंडीशन ये होता है कि जब हम किसी फूड को मतलब क्राफ्ट प्रोडक्ट को जब हम स्टोर करते हैं तो पहला काम हमारा ये होता है कि उसको अच्छी तरह सुखा लें. ठीक है, अगर आप अच्छी तरह नहीं सुखाओगे, मॉइस्चर के साथ ही अगर उसको रख देते हो तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा. ओके, तो पहला काम होता है कि अगर हमें ये डाउट हो कि जो भी हमने फूड प्रिक्योर किया है, जो भी हमने क्राफ्ट हार्वेस्ट किया, अगर उसमें मॉइस्चर है तो पहले हम उसको सुखा लेना चाहिए. ठीक है, उसके बाद क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए. सेकेंड, we should always keep the food या cultivated crop not in too dark or in moisture places. हमें जो भी फूड हमारे पास होता है, ठीक है, जो भी प्रोक्योर क्रॉप होता है, उसको हमें ज्यादा अंधेरे वाली जगह नहीं रखना चाहिए, साथ ही साथ मॉइस्चर वाली जगह नहीं रखना चाहिए. रूम के अंदर आप रखोगे सिंपल सी बात, अंधेरा रहेगा, लेकिन वहां पे वेंटिलेटर वगैरह हो ताकि समय समय पे उस पर क्या कभी ना कभी दिन में रोशनी उसमें आ जाए, सनलाइट आ जाए, ताकि जो ग्रोथ होगा जम्स का और जो मॉइस्चर का ग्रोथ होगा वह न हो सके. क्योंकि जम्स और मॉइस्चर अगर ग्रो करेंगे तो इसको जल्दी क्या कर देंगे, डिफरेंट टाइप के पेस्ट को ग्रो करेंगे और जल्दी उसको खराब कर देंगे. तो हमारा काम यह होना चाहिए कि हम फूड को ऐसी जगह पे रखें जो ना तो जो ज्यादा डार्क हो और ना ही जहाँ पे ज्यादा क्या हो, मॉइस्चर हो. थर्ड वन, यहाँ क्या हो, ड्राई प्लेस, dry and lighted place. Lighted means not in the light of virtual things or artificial things just like bulb or tube light, but we have to make some windows or ventilators so that light may come in the room. हमारी कोशिश ये करना चाहिए कि बल्ब और इससे मतलब नहीं होना चाहिए, ट्यूबलाइट से. हमारा काम ये होना चाहिए कि ऐसा घर बनाए जिसमें कभी ना कभी एक दिन में उसमें सन की लाइट आती रहे और वो ड्राई हो, मॉइस्चर वहां पे न रहे. ठीक है. थर्ड, ऑलवेज पुट प्रोक्योर क्रॉप इन एयर टाइट कंटेनर. जो भी फूड हमने प्रोक्योर किया है, जो भी हमने फूड को क्या किया, हार्वेस्ट करके मिला है हमें, उसको एयर टाइट कंटेनर रखना चाहिए. ऐसा एक कंटेनर रखो जिसमें मॉइस्चर वगैरह न जाए. ठीक है, क्योंकि एयर अगर आर पास होती है तो वो जल्दी क्या करेगा, मॉइस्चर लग सकता है. तो हमें एयर टाइट कंटेनर रखना चाहिए. इसका मतलब ये होता है कि हमें जो गोनी आती है ना, या जो सेक आते हैं, बोड़े आते हैं, उसमें उसको स्टोर करना चाहिए और अच्छे से उसकी क्या करनी चाहिए, सिलाई ऊपर से एकदम पूरी अच्छे से क्या करें, सिलाई कर देनी चाहिए ताकि इधर से कोई चीज न जाए. ओके. फोर्थ, वी शुड मिक्स pesticide, insecticide with the procure crop so to protect it from insect
रोडेंट एंड पेस्ट। हमें यह करना चाहिए कि जो भी फूड हमारे पास हो उसके साथ सब आती है, क्या हैं, केमिकल्स आते हैं मिक्स करने के लिए फूड के साथ, ताकि उसमें अगर मिलाते हैं उसे, ठीक है, अगर उस केमिकल वगैरह मिलाते हो, ठीक है, जैसे पाउडर आता है मार्केटों में, ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि पैकेट में आते हैं, अब खोलना नहीं रहता है, पैकेट में आता है, उस पैकेट को ऐसे क्या करोगे, उस बोरी के अंदर डालकर, ठीक है, या बड़ा सा जो ड्रम वगैरह जैसा आता है उसमें अब 1-2 डाल दोगे जगह जगह पे। सपोज दैट कि ग्रेन पहले भर दिए, पहले गेहूँ भर दिए, फिर यहाँ पे क्या किए, पैकेट रख दिए, फिर ऊपर गेहूँ भर दिए, फिर एक पैकेट रख दिए, फिर गेहूँ भर दिए, और ऊपर से क्या किए, ढक्कन से ढक दिए। तो ये क्या होता है, ये जो पाउडर है, ठीक है, या पैकेट में पैक रहते हैं, और जो भी फूड रहता है या जो भी क्राफ्ट रहता है उसमें पेस्ट या दूसरी चीज लगने नहीं देती, या फिर हम जो होते हैं हाउस होल्ड, ठीक है, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, और उसमें कौन होता है, नीम लीव्स, जो नीम की पत्ती होती है, अगर उसको अगर हम किसी भी क्राफ्ट के बोरे वगैरह में डालकर, किसी भी अनाज के बोरे में डालकर पैक कर देते हैं, तो उसमें कुछ भी लगने के पेस्ट वगैरह नहीं लगते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है, पेस्ट लगने से, या सबसे ज्यादा नुकसान होता है चूहों से, ठीक है। तो हमें ऐसी जगह पे बोरे वगैरह रखना चाहिए जहाँ पे चूहे ना हो, वरना अगर उनके बोरे काट देंगे तो सभी जो भी अनाज रहेगा वो सब कहाँ चलाएगा, बाहर चलाएगा। अब उस पर क्या होगा, दूसरे पहले चूहे वगैरह उस पर हमेशा रहेंगे, खाएंगे उसको, साथ ही साथ मॉइस्चर वगैरह रहेंगे, अगर ओपन में रहता है तो मॉइस्चर लग सकता है, ठीक है। तो हमें इतना करना चाहिए स्टोरेज के दौरान। स्टोरेज में पहला क्या होता है कि जो भी हमारे पास फूड है या जो भी क्रॉप हमने कल्टीवेट किया है या हार्वेस्ट किया है उसको हमें हमें क्या करना चाहिए, पहले ड्राई अप कर लेना चाहिए, अच्छे से सुखा लेना चाहिए, ताकि जो भी मॉइस्चर हो वो हट जाए। सेकेंड ये होता है कि हमें उसको ड्राई और लाइटेड प्लेस पर रखना चाहिए, ऐसी जगह रखना चाहिए जो सूखी हो, साथ ही साथ जहाँ पे रोशनी आती हो, क्लियर। थर्ड वन, एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, यानी हमें ऐसे कंटेनर में ऐसी जगह चीज में रखना चाहिए जिसमें एयर वगैरह अंदर बाहर पास ना होती हो, ठीक है। एक बार जो एयर अंदर वो अंदर, जो बाहर हो बाहर। इसीलिए क्या कीजिए, या तो कनस्तर जो आते हैं उसका यूज करो, कंटेनर जो आते हैं ना टीन वगैरह के, और साथ ही साथ गोनी वगैरह जो आती हैं, सैक बोरे जो आते हैं मार्केट में, प्लास्टिक के भी आते हैं, जूट के भी आते हैं, आप उसमें उसको क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। साथ ही साथ पेस्ट, इंसेक्टिसाइड और रोडेंट, चूहे वगैरह से बचाने के लिए हमें उसके साथ कुछ केमिकल्स मिला के रखने चाहिए जो मार्केट में आते हैं, या फिर जो हाउस होल्ड जो घरों में होते हैं जैसे कि नीम की पत्ती वगैरह, अगर उनको मिला कर हम रखते हैं तो उसमें पेस्ट वगैरह लगने के चांसेस क्या रहेंगे, ना के बराबर रहेंगे, और वो लंबे समय तक फूड क्या रहेगा, स्टोर रहेगा सही से। ओके, तो ये हमारा था स्टोरेज। नेक्स्ट पॉइंट इज फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो अब तक हमने यह पढ़ा द फूड वी गेट फ्रॉम द प्लांट, बट देयर आर सो मेनी नंबर्स ऑफ देयर आर मेनी नंबर ऑफ फूड व्हिच वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। हम एनिमल से भी बहुत सारे टाइप के फूड पाते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो एनिमल का जो प्रोडक्शन होता है फूड का, उसको एक अलग नाम देते हैं, और वो होता है एनिमल हस्बेंड्री। What is animal husbandry? Animal husbandry is the process of rearing of animal, especially domestic animal, for the purpose of food and other product। जब हम एनिमल्स को रियर करते हैं, पालते हैं फूड के लिए, साथ साथ और सब प्रोडक्ट के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में स्पेशली वी यूज द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड मीन्स we always try to rear the animal of hybrid culture, ठीक है। जो हाइब्रिड क्वालिटी के होते हैं एनिमल, उनको हम क्या करते हैं, रियर करते हैं। साथ ही साथ हमें जो उनको खाना देना होता है, यानी जो भी उनको चारा डालना होता है, वो एक साइंटिफिक ढंग का होना चाहिए। मतलब ऐसा फूड होता है जिसमें जो न्यूट्रिएंट हो वो ज्यादा मात्रा में हो। जैसे मार्केट में बहुत से टाइप के क्या आते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं, सॉरी आई फॉरगेटेड द थिंग, चोकर वगैरह जब आते हैं ना, तो वो सब क्या है, एक न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट होते हैं जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है एनिमल्स की, जो हम अपने घरों पर होते हैं, उनकी फास्ट होती है। साथ ही साथ उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वह भी क्या होते हैं, ज़्यादा मात्रा मिलते हैं और जल्दी मिलते हैं।
तो एनिमल हस्बेंड्री एक पूरी तरह से साइंस से रिलेटेड टर्म्स होता है जिसमें हम साइंटिफिक मेथड का यूज करते हुए एनिमल्स को रियर पालते हैं ताकि हमें अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट मिले और ज्यादा अमाउंट में क्या मिले, प्रोडक्ट मिले। क्लियर। अगर रियरिंग में देखा जाए तो हम क्या क्या पालते हैं, बुफैलो, ठीक है, उसके बाद काऊ, गोट, सीप, कैमल, ठीक है, उसके बाद ये तो हो गए। और एक दूसरा नाम क्या होता है, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। तो ये तो बुफैलो, काऊ, गोट, सीप और कैमल। अगर इनको देखा जाए तो अगर आप देखोगे तो गांव घर में क्या होता है, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग नस्ल या वैरायटी की अलग अलग वैरायटी की क्या होती है, भैंसें पाई जाती हैं, ठीक है। कोई दूध ज्यादा देती है, कोई दूध क्या देती है, कम देती है, ठीक है। काऊ का भी वैसे बहुत सारे टाइप के आते हैं, गोट के भी कई टाइप आते हैं, सीप के भी और कैमल के भी, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाइब्रिड किए गए रहती है। हाइब्रिड मींस क्या होता है, उनके अंदर चेंजिंग किया जाता है ताकि वो जल्दी से ग्रो कर सकें, जल्दी से दूध दे सकें और ज्यादा मात्रा में दूध वगैरह दें। क्लियर। उसके बाद साथ साथ उनको ऐसा बनाया जाता है कि उनको डिजीज कोई जल्दी ना हो। अब पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है, पोल्ट्री फार्मिंग इज द रियरिंग ऑफ डक एंड हैन फॉर मीट एंड एग। जब हम मुर्गी पालन को बोलते हैं हिंदी में, तो पोल्ट्री फार्मिंग ये होता है कि हम हैन और डक यानी अंडे देने वाले मांस जिसका लोग खाते हैं चिकन के फॉर्म में, तो उनको हम पालते हैं, ठीक है। इनमें भी क्या होता है, हाइब्रिड होते हैं। साथ ही साथ इनमें साइंस में क्या होता है कि इनके जो चारे होते हैं, ठीक है, जो इनको अनाज जो इनको दिया जाता है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, ठीक है, वो पूरी तरह से केमिकल बेस्ड होता है, जिनको खाने पर अगर नॉर्मल घर का हम खिलाते हैं तो जल्दी नहीं तैयार होंगे, ठीक है, ना जल्दी अंडे देंगे और ना जल्दी उनका बॉडी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो मार्केट में अवेलेबल होता है अगर उसको हम खिलाते हैं, ठीक है, तो जल्दी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, पोल्ट्री फार्मिंग। उसके बाद पिसिकल्चर जो होता है, पिसिकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ फिशेस। जब मछली का पालन करते हैं उसको पिसिकल्चर करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम किसी पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है, अपना एक गड्ढा वगैरह करा देते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, स्पेशली कोई पार्टिकुलर टाइप की उसमें फिश छोड़ देते हैं, उसको जो भी सप्लीमेंट चाहिए मार्केट से हम खरीद लाते हैं न्यूट्रिशन, उसमें डालते हैं। तो जो मछलियां नॉर्मल पानी में या नदियों में ग्रो करने में कई महीने लगाती हैं, वो कुछ ही दिन में कुछ ही हफ्ते में क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है पिसिकल्चर, ठीक है। यह क्या था, फूड फ्रॉम एनिमल्स था, क्या था, फूड फ्रॉम एनिमल। तो हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स के एनिमल से, ठीक है। जैसे बुफैलो, काऊ, गोट, सीप और कैमल से हमें क्या मिलता है, मीट भी मिलती है और मिल्क भी मिलता है, दूध और दूध से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे, चीज, बटर, जो भी रहता है, ठीक है। साथ ही साथ मीट वगैरह भी मिलती है। पोल्ट्री फार्म में हमें मीट और क्या मिलते हैं, एग। पिसिकल्चर में सिर्फ मीट मिलती है। साथ ही साथ जो पिसिकल्चर में जो फिशेस आती हैं उनसे हम कई चीजें तैयार करते हैं। कुछ मेडिकल की चीज तैयार करते हैं, मेडिसिन वगैरह, ठीक है, फर्टिलाइजर वगैरह भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो पिसिकल्चर में जो फिश होती है वो कई पर्पस के कारण यूज की जाती है, ओके। मोस्टली हम यूज किसके लिए करते हैं, फॉर फूड, खाने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई दे नीड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट। क्रॉप इंप्रूवमेंट का क्यों, क्रॉप इंप्रूवमेंट का जरूरत क्यों होती है। तो हम जानते हैं कि इंडिया, स्पेशली इंडिया की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन एक अच्छे रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो सिंपल सी बात है कि जो लैंड पहले था वही उतना लैंड अब भी है, लेकिन पॉपुलेशन अगर इंक्रीज कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि देयर इज ए ह्यूज लोड ऑन द गवर्नमेंट एंड अदर बॉडी टू सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड टू एवरी पीपल ऑफ द कंट्री। तो गवर्नमेंट और दूसरे एजेंसी के ऊपर एक लोड है ताकि जितने भी लोग हैं उनको सही अमाउंट में क्या कर सके, फूड प्रोवाइड कर सके। इसलिए क्या किया जाता है कि फूड को हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है, फूड प्रोडक्शन क्या करना है, इम्प्रूव करना है। और फूड प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन का जो मेथड है उसमें चेंजिंग लाना, ताकि हम उतना ही लैंड में या उतना ही प्लाट पे हम ज्यादा अमाउंट में क्या कर सके, क्रॉप को प्रोड्यूस कर सके। इसमें पहला जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ HYC मीन्स हाई यील्डिंग क्रॉप,
ओके, हाई यील्डिंग क्रॉप क्या होता है? हाई यील्डिंग क्रॉप इज ए क्रॉस ब्रीडेड और जेनेटिक मॉडिफाइड सीड प्रोड्यूस प्लांट। ओके, अगर देखा जाए तो जो HYC होता है, हाई यील्डिंग क्रॉप जो होता है, एक तरह से मॉडिफाइड क्रॉप होते हैं, ठीक है, जो करते क्या है कि छोटे से प्लॉट में, यानी पहले जितने प्लॉट थे उसी प्लॉट में अगर इनको हम लगाते हैं तो ज्यादा क्या करते हैं, प्रोडक्शन देते हैं। इसमें कई चीजें होती है। पहली पॉइंट ये होती है कि इनका जो प्रोडक्टिविटी होती है वो हाई होता है। क्लियर? सेकेंड वन, लेस टाइम ड्यूरेशन, इनको तैयार होने में कम समय भी लगता है। थर्ड, डिजीज रेसिस्टेंट होते हैं। मतलब इनको रोग वगैरह जल्दी नहीं लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो भी रोग लगने वाले चांसेस रहते हैं वह जब शुरुआत में इनको लैब में तैयार किया जाता है, क्योंकि हाई यील्डिंग क्रॉप एक लैब में तैयार किया गया सीड से बनता है, ठीक है। पहले क्या होता है, दो क्रॉप ऐसे ले आते हैं, ठीक है, जैसे गेहूं होते हैं तो गेहूं के दो क्रॉप, जैसे HYC में हम करते क्या है कि दो क्रॉप लेते हैं, ठीक है, मान लो गेहूं का प्लांट हम लेते हैं, दो क्रॉप लिए और देखते हैं कि इस क्रॉप में उस क्रॉप में क्या कमियां हैं, ठीक है। अब इनको उनको दोनों क्या करते हैं, कमियों को हटा देते हैं, फिर दोनों को आपस में क्रॉस ब्रीड कराते हैं। जब क्रॉस ब्रीड कराते हैं तो एक नई टाइप की फ्रूट क्रॉप तैयार होती है, ठीक है, और जब उनसे जो तैयार होती है दोनों क्वालिटी होल्ड करती है, जो अच्छी वाली होती है, तो उसको होता है हाई यील्डिंग क्रॉप। पहली बात उनकी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है। भाई बंद हो जाओ। सॉरी, मैं भूल गया था उसको बंद करना। तो प्रोडक्टिविटी आई होती है। दूसरा होता है लेस टाइम ड्यूरेशन, कम समय में तैयार होते हैं। तीसरी बात है डिजीज रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब इनको जल्दी रोग वगैरह नहीं लगते। क्लियर? उसके बाद क्रॉप इंप्रूवमेंट में हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की ग्रोथ इन फर्टिलाइजर का यूज क्या किया गया, इंक्रीज कर देगा। पहले जो क्रॉप थे उनकी प्रोडक्शन कम होने के पीछे कई कारणों से एक था फर्टिलाइजर का यूज ना होना, क्योंकि जो हम क्रॉप प्रोड्यूस करें उसको पार्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट चाहिए उस क्रॉप को ग्रो होने में। लेकिन अगर सवाल में उस टाइप का न्यूट्रिएंट ना हो और बाहर साइड से कोई सोर्स से नहीं देते हैं तो सिंपल सी बात है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, डाउन जाएगा। तो उसको प्रोडक्ट को ज्यादा रखने के लिए क्या किए, फर्टिलाइजर का यूज किए ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए, हाई हो जाए। ओके, तो यह सब मेथड है किसके लिए, क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा होता है हाई यील्डिंग क्रॉप, ठीक है, या हाई यील्डिंग सीड को क्या करना, इंट्रोड्यूस करना, साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। तीसरा जो कर सकते हैं तो वो होता है इंक्रीजिंग सोर्स ऑफ इरिगेशन। इसमें एक चीज और लेना, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। तो इसमें क्या था कि इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। जब हमने इसका यूज किया क्रॉप पे तो जो क्रॉप को पहले न्यूट्रिएंट नहीं मिलते थे उनको न्यूट्रिएंट मिलने लगे। अगर कोई पेस्ट उनको नुकसान करता तो पेस्ट को हटा दिया गया, इंसेक्ट तो इंसेक्ट को, वीडी तो वीडिसाइड को, वीडिसाइड यूज करके वीड को, इन सब का। साथ ही साथ कुछ क्रॉप ऐसे थे जिनका सही वाटर लेवल न मिलने से, सही अमाउंट वाटर न मिलने से ग्रोथ क्या होती थी, इफेक्ट पड़ता था उस पर। तो उसको सही रखने के लिए हमने क्या किया, इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, जगह जगह ट्यूबवेल वगैरह लगाए ताकि हर जगह के लोगों को सही अमाउंट वाटर अपने खेतों में मिल सके, ठीक है। और क्रॉप बिल्डिंग क्या की, इंक्रीज की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज रेवोल्यूशन। रिवॉल्यूशन मीन्स अ चेंजिंग
which take place in a duration of time but affect a large portion of people or large portion of geographical land. जो रिवॉल्यूशन होता है एक ऐसी चेंजिंग होती है जो लंबे समय तक तो चलती है, लेकिन यह बहुत ज्यादा अमाउंट में लोगों को क्या करती है, इफेक्ट करती है, बहुत लोगों को प्रभावित करती है। उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं, क्रांति बोलते हैं। क्रांति मतलब ऐसा कोई चेंजिंग जो बहुत सारे लोगों के लाइफ स्टाइल को चेंज कर दे, उनके सोचने के तरीके को चेंज कर दे, और जो चीज को कल वो किसी और तरीके से देख रहे थे, उनका नजरिया कुछ और था, आज वो क्या है, चेंज हो जाए। क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ रिवॉल्यूशन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप। ओके, जो ग्रीन रेवोल्यूशन होता है एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसमें हम क्या किए, फूड क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिए। क्लियर? इफ वी consider the green revolution in detail, we can say that green revolution is the system of science or implementation of science in which we increase the productivity of crop by using different types of chemicals, modern technology and other method। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है एक ऐसे टर्म्स है साइंस का जिसमें हमने क्या किया कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया। कैसे इंक्रीज कर दिया? डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर का यूज करके, हाई यील्डिंग सीड का यूज करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके, और बहुत सारी चीजें जो और लगती हैं उनका यूज करके। ठीक है, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की जो शुरुआत हुई थी वो मानता है कि 1967 के बाद से हुई थी। ठीक है, 1965 के बाद कमेटी बनाई गई और 1967 से ये सब स्टार्ट हो गए काम करना। ठीक है, और 1960 से लेकर 1980s की जो डिकेड से उसमें इंडिया ने पूरी तरह अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट कर लिया। किस पे? क्रॉप प्रोडक्शन में। जब इंडिया क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो उस समय मोस्टली इंडिया के जो क्रॉप थे या जो भी फील्ड थी, ठीक है, वह एक समान नहीं थी। वह जमींदारों के अंदर रहते थे तो प्रोडक्शन थोड़ा सा क्या लो होती थी। साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या बहुत सारे रूल ऐसे चेंज किए ताकि लोगों को क्या सीड वगैरह सब मिल सके और क्या ज्यादा अमाउंट में फूड प्रोडक्शन हो सके। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो 1965 के बाद से एक कमेटी बनी, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन के अंडर में, जिनको ये बताना था कि अगर इंडिया में फूड की अगर फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के क्या किए, रिकमेंडेशन सुझाव दिए, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने काफी अच्छे से क्या किया, अप्लाई किया और प्रोडक्शन काफी बढ़ा दिए। उसमें उन्होंने पहला कहा कि जो हमारे पास क्रॉप है उनकी प्रोडक्टिविटी लो होने के पीछे कारण है उनका नेचर, उनकी क्वालिटी खराब है। ठीक है, तो हमें दूसरे देशों से हाई क्वालिटी की सीड मंगानी चाहिए ताकि जो प्रोडक्शन हो क्या हो सके, हाई हो सके। क्लियर? दूसरी बात है कि अब तक हमारे जो देश के लोग जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं वह मैन्योर या ऑर्गेनिक थिंग्स को या ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करते हैं जो उतना अमाउंट में न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं कर पाता जितना अमाउंट में क्रॉप को चाहिए। इसीलिए हमें केमिकल यूज करना चाहिए उसकी प्रोडक्शन के लिए, इसको हम फर्टिलाइजर बोलते हैं। साथ ही साथ हमें वाटर की सप्लाई स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए ताकि लोगों को इरिगेशन करने में दिक्कत न हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ हमें लोगों को जो सीड है वो कम रेट में प्रोवाइड करें, हाई यील्डिंग का, ताकि लोग आराम से क्या खरीद सकें और उसको कर सकें। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया में उसको लागू किया गया और कुछ ही साल के बाद इंडिया जो कि कुछ साल पहले दूसरे देश से फूड अपने यहाँ मंगाता था लोगों के लिए, अब इतना प्रोडक्शन करने लगा कि दूसरे देश में क्या किया, सप्लाई करना शुरू कर दिया। ओके, ये था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप, फूड क्रॉप के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर देखा जाए तो इसके दोनों पॉइंट हैं। लास्ट पॉइंट इसे इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसके दोनों इफेक्ट हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। क्लियर? पॉजिटिव में यह है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ सफिशिएंट बन गए फूड प्रोडक्शन में। वी हैव नो मोर टू बारो द या टू बाई क्रॉप और फूड फ्रॉम अदर कंट्री। हमें दूसरे देश से फूड खरीदने की जरूरत नहीं थी। अब हम क्या कर सकते थे, फूड अपने आप प्रोड्यूस करते थे और उसे यूज कर सकते थे। ठीक है, सेकेंड वन, initially the farmer of country produce not so amount of crops
that can be sold in market to earn their livelihood. They only produce the crop as their need. शुरुआत में ये होता था कि जब तक ग्रीन हाउस नहीं था तब तक जो किसान थे अपने खेतों में फसल जब उगाते थे तो उतना ज़्यादा क्रॉप नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे कि उनको मार्केट में बेच सकें और अपनी लाइफ को क्या थे आगे बढ़ा सकें। उनको उतना ही प्रोड्यूस कर पाते थे जितना मतलब जितना उनका काम चलता है, जितना उनको रोजाना का यूज़ करने में या फैमिली चलाने में खाने में यूज़ करना होता था उतना ही प्रोड्यूस कर पाते थे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ग्रीन हाउस के बाद क्रॉप इतना प्रोड्यूस होने लगी कि किसान क्या करते उसको मार्केट में बेचना भी शुरू कर दिए, जिनसे उनको क्या अर्निंग होती थी। उसके बाद एग्रीकल्चर बिकेम द बैकबोन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंड इट गिव द एम्प्लॉयमेंट टू ए लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। जो एग्रीकल्चर था वो इंडिया का बैकबोन बन गया, ठीक है। और बहुत से लोगों को क्या किया रोजगार दिया। जो लोगों को कल तक काम नहीं थे वो किसी न किसी तरह से एग्रीकल्चर की फील्ड में क्या हो गए जुड़ गए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, ठीक है। हार्वेस्टिंग कटाई करने में, खेती बुआई करने में, पानी भरवाने में, या फिर मंडी में काम करने वाले जो क्या होते हैं जो आता है सामान उसको होता है ना गाड़ी से इस गाड़ी से उतारो फिर उस गाड़ी पे ला दो, ऐसा सब सामान करने में। तो इस तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग क्या हुए इससे जुड़ गए और लोगों को क्या हुआ एक रोजगार मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया। यह तो बात इतनी थी इसकी पॉजिटिव की। अगर इसकी निगेटिव की बात करें तो निगेटिव की बात ये होती है कि फॉर हाई प्रोडक्शन वी स्टार्ट टू यूज लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में हमने क्या यूज करना शुरू कर दिया, ज्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर का जब ज्यादा अमाउंट में यूज करना शुरू कर दिया तो हुआ यह कि जो सॉइल था उसकी फर्टिलिटी धीरे क्या होने लगी, घटने लगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो भी फर्टिलाइजर इंडिया में बनते हैं उसका जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, वह एक्चुअल में होता है पेट्रोलियम, ठीक है। क्योंकि पेट्रोलियम वगैरह सब यूज किए जाते हैं। स्पेशली इंडिया में देखा जाए तो कुछ गैसियस हैं और कुछ ऑयली ढंग से चलते हैं। 30 के नियर अबाउट इंडिया मानते हैं कि फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करने वाली यूनिट है, लेकिन जितने भी हैं मोस्टली वो क्या करते हैं फॉरेन से मंगाते हैं केमिकल्स को तैयार करने के लिए फर्टिलाइजर। तो दूसरे देश से जब करने लगे तो हम दूसरे देश पर डिपेंड हो गए फर्टिलाइजर के लिए, तो हमें ज़्यादा पैसा अपना कहाँ देना पड़ता है दूसरे देश में। तो ये आउटफ्लो ऑफ द मनी होने लगा इंडिया से बाहर। तीसरी जो पॉइंट थी, इंडियन गवर्नमेंट ने यह सोच के ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने यह सोचकर ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था कि जितने भी क्रॉप इंडिया में होंगे उन सबका प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ही फूड ऐसे थे जिनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा। उसमें जो आपका था वह था हमारा व्हीट, पैडी, शुगर केन, ठीक है। यही एक दो और थे क्रॉप जिनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा, ठीक है, और बाकी सबका बढ़ा नहीं। और हम जानते हैं कि यह जो फसल है यह पार्टिकुलर एरिया में या पार्टिकुलर सॉइल पे ग्रो कर सकते हैं, हर एक सॉइल पे ग्रो नहीं कर सकते। फिर तीसरी पॉइंट था कि एवरी पर्सन डज नॉट गेट डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम ग्रीन रिवॉल्यूशन। हर एक को ग्रीन रिवॉल्यूशन से फायदा नहीं मिला। जो हमारा साउथर्न पार्ट है अर्थ इंडिया का, वो मोस्टली जानते हो क्या है, प्लेटू पे बसा हुआ है। मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ साउथ इज हिली एरिया, ज्यादातर हिली एरिया है और यहाँ पे सॉइल कम पाई जाती है, तो यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन कम होती है। और जो नॉर्थ इंडियन पार्ट है, ठीक है, हमारा मान लीजिए कि यहाँ से होता है ना ऐसे, मान लीजिए जैसे रहेगा मैप में नॉर्थ इंडिया जो मध्य प्रदेश से ऊपर की जो जगह थी वो क्या थी, हाई फर्टाइल एरिया थी। तो जहाँ जो हाई फर्टाइल एरिया थी नॉर्थ इंडिया की, वहाँ पे क्रॉप के प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़े। इस एरिया में जो फार्मर थे उनको फायदा बहुत ज़्यादा हुआ, जब उस एरिया में साउथ एरिया में जो फार्मर थे उससे कोई बेनिफिट नहीं पा सके। क्लियर। और साथ ही साथ तो इतना सब था। पहला यह था कि फर्टिलाइजर का यूज बढ़ गया जिससे सॉइल फर्टिलिटी घटने लगी। सेकेंड पॉइंट है कि ज़्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज करने से वाटर पॉल्यूशन और क्या सॉइल पॉल्यूशन इंक्रीज हो गए। थर्ड था कि यह हर एक क्रॉप को ग्रो नहीं किया, या हर एक क्रॉप के साथ ऐसा नहीं हुआ कि सबका प्रोडक्शन बढ़ गया। कुछ ही क्रॉप थे जिनकी प्रोडक्शन बहुत से ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन कुछ क्रॉप ऐसे भी थे जिनकी प्रोडक्शन पहले के बराबर रही या उससे कम ही हो गई, ठीक है। जैसे क्या है कि व्हीट, पैडी, शुगर केन वगैरह की प्रोडक्शन
बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी, बम्पर प्रोडक्शन इसका होने लगा। ठीक है, इतना बफर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि गवर्नमेंट दूसरे देश को क्या करना शुरू कर दी, बेचना भी शुरू कर दी। लेकिन कुछ ऐसे भी थे क्राफ्ट जिनका प्रोडक्शन उतना का उतना ही रह गया। ठीक है, और ये एरिया बेस्ड हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हर एक एरिया के लोगों को या फार्मर को बेनिफिट नहीं मिला, कुछ पार्टिकुलर एरिया की फार्मर ही इससे बेनिफिट पा सके। जैसे नॉर्थ इंडिया के ज़्यादा फायदे कमाए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल फर्टाइल होती है तो फूड ग्रो करना आसान था, स्पेशली वीट और पैडी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्चुअल में जो नॉर्थ इंडिया है वह किसके बीच में, किसके बेस में, गंगा यमुना और सिंधु नदी के। ठीक है, इन तीनों के बीच में तो वाटर लेवल भी थोड़े क्या ऊपर है, तो आराम से ट्यूबवेल वगैरह क्या है, उससे क्या पानी बाहर निकाल लिया। यहाँ पे मानसून भी अच्छी आती है तो क्या हुआ, धान की भी खेती अच्छी होती है और गेहूँ की भी खेती अच्छी हुई, और दूसरे जो कैश क्रॉप थे उनका प्रोडक्शन भी अच्छा किए। तो ज़्यादा बेनिफिट नॉर्थ इंडिया वाले किए, और इसमें 2 स्टेट सबसे ज़्यादा फायदा किया है, 3 स्टेट, वह था पंजाब, यूपी और बिहार। ठीक है, इन तीनों को फायदा ज़्यादा है। ओके, चौथा जो पॉइंट था वह यह था कि जब हम हाई यील्डिंग क्रॉप लगाएं तो इरिगेशन की जो अमाउंट थी या जो डिमांड थी इरिगेशन का, यानी पानी का जो डिमांड था वो इंक्रीज कर गया। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि नॉर्थन इंडिया में कैलन जो नहर है उसकी जो वेब जाल है बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत अमाउंट में या बहुत नंबर में नहर बनाई गई गवर्नमेंट द्वारा ताकि वाटर सप्लाई कर सके क्रॉप के लिए। लेकिन हर एक जगह को नहर से नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे नहर नहीं है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते, जमीन नीचे ट्यूबवेल लगाते हैं, वहाँ से पानी लेते हैं। तो लगातार पानी निकालने से वाटर लेवल उस एरिया क्या हुई है, डिक्रीज कर रही है। ओके, तो यह सब इसके क्या बैड इफेक्ट हैं। और गुड इफेक्ट में यह था कि हमने क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ा दी ताकि लोगों को भूखे न मरना पड़े या सरकार को दूसरे देश से खरीदना अनाज न पड़े। ओके, तो दिस इज द ऑल टॉपिक रिलेटेड टू द चैप्टर 1। आई हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक। ठीक है, in your WhatsApp group, I will give the answer of all the questions related to your chapter. You have to complete your notebook as you get your answer sheet in the form of PDF in your WhatsApp group. मैंने जितना पॉइंट था इसमें सब डिस्कस कर दिया, अब कोई भी पॉइंट बाकी नहीं रह गया। क्लियर? अब क्या है कि जो भी क्वेश्चन रहेंगे इसका मैं आपको PDF फॉर्म में, रिटन फॉर्म में आपको WhatsApp ग्रुप में दे दूंगा। आप उसको यूज लेकर क्या करोगे, कॉपी कंप्लीट करोगे। और बात ध्यान रखना, मैथ की और साइंस की दोनों की कॉपी रेगुलर टाइम टू टाइम आप व्हाट्सएप करते जाओगे ग्रुप में। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मैं 2-2, 3-3 चैप्टर पढ़ा दिया हूँ मैथ में, बट अब तक कोई भी स्टूडेंट अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड नहीं किया है। और जितने लोग बुक नहीं खरीद किए हो, अपना बुक क्या करोगे, खरीद करोगे। और जितना पढ़ाया जा रहा है, ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया जा रहा है, फिर भी जितना पढ़ाया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे उतना आप कंप्लीट करते हुए जाओगे। ओके, थैंक यू।